वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका। आज के टॉपिक भारत पाक संबंध, इंडो पाक रिलेशंस। ये टॉपिक पहले आपकी दूसरी यूनिट या दूसरे भाग में था, लेकिन अब वो इसमें आ गया है। इसलिए इंडो पाक रिलेशन या भारत पाक संबंध को ठीक से आप नोट्स भी बना लेना और देख भी लेना। तो मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज का वीडियो। तो 12th क्लास, जैसे ही आप भारत पाक संबंध या इंडो पाकिस्तान रिलेशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन में? इंट्रोडक्शन से। पृष्ठभूमि या आप इसको हिंदी में भूमिका भी कह सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख देंगे इंट्रोडक्शन, कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है भारत पाकिस्तान संबंध का, वो क्या है। जिन परिस्थितियों या सर्कमस्टांसेस में भारत पाकिस्तान का विभाजन, सबको पता है पहले भारत एक था और फिर दो देश बनते हैं भारत और पाकिस्तान, या पार्टीशन या विभाजन हुआ था, उन्हें देखकर जैसी परिस्थितियां थी, वो सिचुएशन थी, सबको पता था कि इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, गुड या हेल्दी नहीं रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। आजादी प्राप्ति से लेकर आज तक, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक, टिल फ्रीडम टू नाउ, आज तक इन देशों के संबंध, भारत और पाकिस्तान देशों के संबंध खराब या यूं कह लो बैड ही रहे हैं। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। इसको ठीक से, भले ही एक दो शब्द भी ऊपर नीचे मत करना, इसको ऐसे ही लिख देना 4-5 लाइन में। अब चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, भारत पाक संबंध में जब लिखोगे तो आप बताओगे कि भारत और पाकिस्तान में 4 युद्ध या 4 वॉर हो चुकी है। पहला युद्ध आता है कश्मीर युद्ध। कश्मीर युद्ध के लिए एक डिटेल वाली वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना, मैं आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे 12th के स्टूडेंट और आपने उस वीडियो को देखा है या देखेंगे तो आप एक बात याद रखना, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिले तो मैंने उसमें बहुत तरीके से सारी चीज़ चेंज से बताई है, एक एक सिस्टम से। लेकिन जब आप लिखेंगे तो, क्योंकि मैंने उस वक्त के प्रधानमंत्री का नाम भी बोला है, लेकिन वो आपको बताने के लिए था कि कौन यूएनओ में गया। लेकिन आप लिखते हुए थोड़ा टेक्निकल रहना। टेक्निकल आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री का नाम ना लिखकर लिखना कि मामला यूएनओ में चला गया, क्योंकि कई बार चेक करने वाला हो सकता है किसी और मानसिकता से बैठे और उसको अच्छा ना लगे कि आप डायरेक्ट ही किसी का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि आप एक लिखने के वक्त स्टूडेंट है, और स्टूडेंट या जो कोई भी हो वो गैर राजनीतिक होता है, जो राजनीति से दूर होकर सिर्फ अपना लिख रहा है। बताया बिल्कुल सही है, मैं फिर से कह दूँ, जो बताया एकदम सही बताया है, लेकिन आप लिखने में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका एक भी नंबर ना कटे कहीं भी। खैर, कश्मीर युद्ध वाला वो जो वीडियो है मेरा, उसमें आपको जो हेल्प मिलेगी वो 4 से 6 नंबर के लिए मिलेगी। लेकिन अगर भारत पाक संबंध में आ जाए तो उस कश्मीर युद्ध को पूरा इतना बड़ा लिख नहीं पाओगे, क्योंकि इसके अलावा भी 3 युद्ध और लिखने हैं, तो इसलिए इसको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा। शॉर्ट करके कैसे लिखोगे? अगर भारत पाक संबंध में आ जाए तो कश्मीर युद्ध को कैसे डील करोगे? अक्टूबर 1947 में पाक समर्थित या पाकिस्तान समर्थित 5000 कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह, पहले भी बताया था, ने किससे मदद मांगी? भारत से मांगी मदद, और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जो एक्सेशन लेटर था उस पर साइन कर दिए। फिर क्या हुआ? भारत ने अपनी सेना भेजी और कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। जब पीछे खदेड़ते खदेड़ते श्रीनगर के पीछे तक ले गए तो मामला तब 1948 में कहां चला गया? यूएनओ। याद रखना, स्टार्टिंग हुई थी इस वॉर की अक्टूबर 1947 में, लेकिन यूएनओ में मामला कब गया? 1948 में। इसीलिए कश्मीर युद्ध को बोला जाता है 1947-48 तक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरुआत हुई थी 47 में, 48 में मामला जाता है यूएनओ में। यूएनओ में जाने के बाद यूएनओ निर्णय क्या देता है? सीज फायर या यथास्थिति का निर्णय दे देता है। अब ये सीज फायर यथास्थिति क्या है? यथास्थिति का मतलब जो जाना है वो रुक गया, मतलब भारतीय सेना के पास जो क्षेत्र था भारत वहां रुक गया, और जो कबायलियों के नियंत्रण में था, या यूं कह लो पाकिस्तान के कबायलियों के नियंत्रण में था, वो हिस्सा उनके पास रह गया। इस तरह कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, या पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को बोला जाता है अब POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। क्योंकि सीज फायर यथास्थिति के बाद एक हिस्सा पाकिस्तान के जो समर्थित कबायली थे उनके कब्जे में, या यूं कह लो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। संबंध में जब आएगा तो आप कश्मीर युद्ध को
इतना ही कर पाओगे, क्योंकि आपका 6 नंबर में आ गया तो कितना लिखोगे, इसलिए जितना छोटा हो सकेगा उतना आप करोगे। आप सिर्फ मोटा मोटा डाटा दोगे, भाई ऐसे ऐसे हुआ, इससे ज़्यादा संबंध में नहीं आएगा। हाँ, डिटेल में आ जाएगा तो उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई है, उसकी तरह ही इसको लिख लेना। अब चलते हैं आगे दूसरे युद्ध पर। तो 12th क्लास, भारत पाकिस्तान संबंध या इंडो पाक रिलेशन में दूसरा युद्ध हुआ 1965 में। याद रखना, युद्धों के जो साल है उसमें कंफ्यूजन मत कर देना बिल्कुल भी। दूसरा युद्ध होता है 1965 में। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रन या रैन ऑफ कच्छ, इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी बता चुका हूं, जब मैंने आपको बताया था भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आप आई बटन में छोड़ रहा हूं, तो वो ठीक से देख लेना। लेकिन अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रन के क्षेत्र पर सैनिक कार्रवाई की। ये कच्छ का रन कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? समुद्री संसाधन की वजह से इसका इंपॉर्टेंस है या महत्व है। तो जो लोग नए आए हैं और पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर से वो भारत पाकिस्तान तनाव के मुद्दे वाली वीडियो को देख लें। खैर, कार्रवाई की और अगस्त सितंबर में पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी हमला किया। अब पाकिस्तान ने बड़े सोच के हमला किया था कि मैं क्या करता हूं, 2 जगह से। पाकिस्तान का मानना था कि मैं 2 जगह से भारत पर आक्रमण करता हूं, 2 जगह से, गुजरात से भी, कश्मीर से भी। इससे भारत मुश्किलों में या यूं कह लो कि ट्रबल में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत को 2 मोर्चों पर, 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ेगा और भारत 2 मोर्चों या फ्रंट पर लड़ नहीं पाएगा। यह पाकिस्तान का मानना था, पर हुआ ऐसा नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को दोनों जगह से पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। और कश्मीर की साइड से तो ऐसा खदेड़ा कि मेजर करियप्पा, ये याद रखना, मेजर करियप्पा ये वो भारतीय सेना के अफसर थे जिनकी बटालियन या सेना की टुकड़ी लाहौर तक पहुंच गई और लाहौर तक शहर पर कब्जा कर लिया। लाहौर कहां है पाकिस्तान में? आप मैप में देख सकते हैं। इसलिए जब लाहौर तक कब्जा हो गया और पाकिस्तान को लगा कि भाई अब तो तुम युद्ध लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि लाहौर के आगे भी भारत की सेना चली जाएगी, तो ऐसे में 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। यह समझौता भारत पाकिस्तान में हुआ। अब ताशकंद समझौता क्या है, ताशकंद समझौते की शर्तें क्या क्या थी और इस समझौते के तहत क्या क्या दोनों देशों ने बातें मानी। ताशकंद कहां है? याद रखना, 2 या 4 में कई बार आया है कि ताशकंद समझौते की 2 शर्तें या 4 शर्तें बताओ क्या थी। इसलिए इनको ध्यान से उतार लेना और इसके अंदर किसने साइन किए, कैसे किए, कहां है, कौन से देश में है, किसने मध्यस्थता, ये सारा बता रहा हूं, तो ठीक से उसके नोट्स बना लेना। तो 12th क्लास जल्दी से देख लेते हैं। ताशकंद समझौता, यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। याद रखना, सोवियत संघ के ताशकंद जगह में हुआ। याद रखना, उस वक्त सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। तो अब ये उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, और भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। और इस समझौते में सोवियत संघ ने या यूएसएसआर ने मीडिएटर या मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी या रोल प्ले किया था। इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको कि जो इस समझौते में मुख्य प्रावधान है, ये 2 या 4 कई बार आए हुए हैं नंबर में, 2 बताओ 4 बताओ, तो इसे ठीक से नोट कर लेना। पहला, दोनों पक्ष को यह प्रयास रहेगा कि यूएनओ में के घोषणा पत्र के अनुसार, यूएनओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों मधुर संबंध या गुड हेल्दी रिलेशन बनाएंगे। दूसरा, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि दोनों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए जहां वे 5 अगस्त 1965 से पहले थी। मतलब जब ये युद्ध स्टार्ट होने से पहले जहां जहां थे वे वो वहां पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, आपसी विवादों का जो इंटरनल डिस्प्यूट है उसका निपटारा या सॉल्यूशन शांतिपूर्ण ढंग से या पीसफुली करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बोथ कंट्रीज विल नेवर इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार या प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। दोनों देशों के उच्चायुक्त होते हैं जो हाई कमिश्नर एम्बेसी में होते हैं, एक दूसरे के देश में वापस आएंगे।
तो ये है आपके सामने ताशकंद समझौते की शर्तें या प्रावधान। और इसमें इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि इस समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए, या इनके बीच ये समझौता हुआ। तो 12th क्लास। अब आता है तीसरा युद्ध। तीसरे युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान, अगर आपने मेरा बांग्लादेश के निर्माण और भारत बांग्लादेश संबंध वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ रहा हूं, आप उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें इस युद्ध के ऊपर पूरा आराम से बताया कि पूर्वी पाकिस्तान क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान क्या था और किस प्रकार इनमें एक दूसरे में तनाव हुआ और किस प्रकार भारत का युद्ध होता है। लेकिन क्योंकि इसमें भी हमें बताना है तो हम इसे शॉर्ट में बताएंगे, तो इसलिए अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देख लेना। खैर, पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार, जो पूरा टॉर्चर था, उससे परेशान होकर, पीड़ित होकर, यूँ कह लो उससे बिल्कुल यूँ कह लो कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूरी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ज़बरदस्त अन्याय, इनजस्टिस या अत्याचार, टॉर्चर कर रखा था। तो उससे परेशान होकर, तंग आकर 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए। अब क्योंकि 80 लाख या 1 लाख के करीब लोगों का रहना, खाना, पीना भारत के ऊपर आता है, तो भारत ने कहा कि आप अपने नागरिकों को वापस लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब सिर्फ यही बात नहीं है, भारत की पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान के साथ और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ पूरी सिंपैथी या सहानुभूति थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार या अन्याय हो रहा था, टॉर्चर और इनजस्टिस हो रहा था। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध के हालात या सिचुएशंस बन चुकी थी। लेकिन इस युद्ध में और भी कुछ बहुत बड़ा था, वो थी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, जो आपको अब बताता हूं मैं आगे। तो 12th क्लास, तीसरा युद्ध या जिसे बांग्लादेश युद्ध भी बोला जाता है, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस वक्त अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां या इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस किस तरह के थे। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीन सोवियत संघ को या यूएसएसआर को धोखा देकर अमेरिका से संबंध बना चुका था या बना लिए थे। देखो, 1969 में एक बार सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर विवाद हुआ था, और उस बीच चीन तो सब जानते एक धोखेबाज देश है। चीन, हालांकि दोनों साम्यवादी देश थे, सोवियत संघ भी और चीन भी। सोवियत संघ को लगता था चीन तो उसका मित्र रहेगा, लेकिन चीन के ऊपर आज तक जिसने भी भरोसा किया उसी ने धोखा खाया। और ऐसे में चीन ने सोवियत संघ को धोखा देकर अमेरिका से संबंध बना लिए, और पाकिस्तान को दोनों ही महाशक्तियों का, चाइना का भी अमेरिका का भी सपोर्ट या समर्थन मिल रहा था, और भारत हो गया था पूरी विश्व राजनीति में अकेला, क्योंकि चीन भारत से पहले ही नफरत करता था और पाकिस्तान से युद्ध होने वाला था। अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में था, तो भारत अकेला। ऐसे में भारत ने अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे पहले देश, उसके बाद कुछ और, सुरक्षा को देखते हुए सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की मैत्री संधि की। 20 ईयर्स की ये जो संधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये पूरी तरह एक सैनिक समझौता था। सैनिक समझौता, मिलिट्री एग्रीमेंट। जो मेरे साथ स्टूडेंट नए जुड़े हैं अभी, वो शायद नहीं जानते होंगे कि गुटनिरपेक्षता वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि भारत किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष होते हुए भी, नॉन अलाइन होते हुए भी, इस एक मैत्री संधि को करने पर मजबूर था। वो क्या थी? भारत की सुरक्षा और नेशनल फेवर, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है, और भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा आया हुआ था सर पे। ऐसे में भारत ने सोवियत संघ के साथ ये सैनिक समझौता किया, और इस सैनिक समझौते की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसके अनुसार यदि, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इफ भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच या भारत पाकिस्तान की वॉर में कोई भी बाहर की शक्ति, बाहर की मतलब एक्सटर्नल पावर, अमेरिका, चीन या और भी कोई हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है, तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है और कोई बाहर की शक्ति पाकिस्तान की मदद करती है, तो सोवियत संघ भारत के सपोर्ट में पूरी तरह खड़ा हो जाएगा और मदद करेगा। और ऐसा हुआ भी था,
अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखा हो मेरा कि कब कब रूस भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, तो उसको ज़रूर देखना। उसका लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ रहा हूँ, इसलिए उसको भी ठीक से देखना। और ऐसा हुआ भी था, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, ब्रिटेन ने भी अपनी नौसेना वगैरह सब हिंद महासागर में भेज दी थी, लेकिन सोवियत संघ ने अपने जंगी जहाज और जिसकी सोवियत संघ की महारत है, अपनी पनडुब्बियां पानी के अंदर से भारत की मदद के लिए भेजी और अमेरिका की नौसेना को वापस जाना पड़ा। और भारत ने फिर आगे कैसे पाकिस्तान का आत्मसमर्पण या घुटने टिकवाए वो देखते हैं। तो 12th क्लास, युद्ध की घोषणा। पाकिस्तान युद्ध को उतावला था क्योंकि उसे लगता था कि अमेरिका चीन उसके साथ आएंगे तो वो बहुत कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 1971 में युद्ध की डिक्लेरेशन कह दो, युद्ध की अनाउंसमेंट कह दो या घोषणा कर दी। और भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कश्मीर इत्यादि क्षेत्र पर या एक्स्ट्रा एरियाज पर उसने भयंकर हवाई हमला या एयर अटैक किया। हालांकि भारत का मकसद पाकिस्तान को युद्ध में हराने से ज़्यादा था कि पूर्वी पाकिस्तान को, मतलब कि जो आज का बांग्लादेश है, उसे किस तरह से पाकिस्तान से तोड़ा जाए या अलग किया जाए। और ऐसा हुआ भी। भारत ने दोनों मोर्चों को, दोनों फ्रंट्स पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू कर दी या युद्ध शुरू कर दिया। दोनों फ्रंट, पूर्वी पाकिस्तान से भी अटैक कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान से भी अटैक कर दिया। अब पाकिस्तान ने सोचा था अमेरिका वगैरह के कुछ करेंगे, लेकिन सोवियत संघ ने सारा खेल पहले ही बिगाड़ दिया था। इसलिए मात्र 10 ही दिनों में, ओनली इन 10 डेज, भारतीय सेना ने ढाका क्या है, ये आज की बांग्लादेश की कैपिटल, लेकिन उस वक्त वो क्या थी, पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी, ढाका पर कब्जा कर लिया। और ना केवल कब्जा कर लिया, वहां जो पाकिस्तान के सैनिक या आर्मी या मिलिट्री थी, उनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण या यूं कह लो सरेंडर भी कर दिया 10 ही दिनों में। मतलब अपने आप को बहुत भीम दिखाने वाला 10 ही दिनों में हार चुका था और सरेंडर भी कर चुका था। इसके बाद, इस युद्ध के बाद, जब सब जानते हैं कि युद्ध होने के बाद क्या होता है, एक एग्रीमेंट या समझौता जरूर होता है। इसके बाद हुआ शिमला समझौता। अब ये शिमला समझौता कब हुआ, शिमला नाम से ही है कि कहाँ हुआ, ठीक है, भारत के शिमला में हुआ। कब हुआ, किस किस देश के कौन से नेता ने इस पर हस्ताक्षर किए और इस शिमला समझौते की शर्तें क्या हैं, वो हम आपको अब दिखा देते हैं। कंप्यूटर स्लाइड पे दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लेना, उसके बाद बढ़ते हैं चौथे युद्ध की तरफ। तो 12th क्लास, अब हम देख लेते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब देख लेते हैं। शिमला समझौता 1971 या 1971 की भारत पाक युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को होता है। अब इसके नाम में ही है शिमला समझौता, तो ये शिमला भारत में हुआ और इसीलिए इसको शिमला समझौता बोला जाता है। इस पर भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की तरफ से जिसने हस्ताक्षर किए थे वो थे उनके प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये नाम ज़रूर याद रखना क्योंकि कई बार आ जाता है किस किस ने हस्ताक्षर किए। इसकी मुख्य बातें अब इस प्रकार है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक समानता का सम्मान करेंगे। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख लेना। राष्ट्रीय एकता मतलब कि नेशनल यूनिटी, क्षेत्रीय अखंडता मतलब कि रीजनल इंटीग्रिटी, राजनीतिक स्वतंत्रता पॉलिटिकल फ्रीडम और सार्वभौमिक यूनिवर्सल समानता इक्वलिटी का सम्मान करेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, वही रीजनल इंटीग्रिटी और राजनीतिक स्वतंत्रता पॉलिटिकल फ्रीडम के विरुद्ध या अगेंस्ट बल प्रयोग, फोर्स या फोर्स की धमकी, थ्रेट का प्रयोग या यूज नहीं करेंगे। दोनों राष्ट्र मतलब बोथ कंट्रीज अपने पारस्परिक झगड़ों, जो जितने भी इनके आपसी झगड़े हैं, को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल डिटरमिन है। स्थायी शांति के भी अनेक प्रयत्न किए जाने का इस समझौते में उल्लेख था। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी रिटर्न थी कि स्थायी शांति मतलब परमानेंटली पीस
दोनों देशों के बीच कैसे हों। इसके लिए ज़रूरी था कि दोनों देश अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें वापस बुलाएं। तो 12th क्लास, चौथा युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के बीच, कारगिल युद्ध या कारगिल वार। देखो, कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें पाकिस्तान को यह लास्ट टाइम पता चल चुका कि भाई तू कुछ भी कर ले, तू भारत के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता और जीत भी नहीं सकता। अब इस युद्ध में क्या होता है, कारगिल की ज्योग्राफी समझो। कारगिल एक बर्फीला, स्नोई और पहाड़ी या माउंटेनी और हिली एरिया है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो क्या है, सर्दियों में यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, -30 टू -50 डिग्री सेल्सियस। विश्व का ये दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश बोला जाता है जो आबादी वाला है। पहला है साइबेरिया रशिया का, और दूसरा है कारगिल या ये द्रास का क्षेत्र, द्रास जो दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र है रहने वाला, हैबिटेट, और ये इंडिया में। अब सर्दियों में इतना कम तापमान हो जाता है कि यहाँ इंसानों का रहना संभव ही नहीं है। ऊपर चौकियों पर जो फ्रंट है, ऊंचाइयों पर रहना संभव ही नहीं है इतनी, क्योंकि ऊंची चोटियां, और वहां पे कैसे रहेगा कोई। इसलिए भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच ये अनकही समझ, इसको कहा नहीं गया था पर समझ थी कि भाई इतनी जो पहाड़ों पे ऊंचाई पे चोटियां हैं वहां पर कोई कैसे रहेगा, रह ही नहीं सकता इंसान। इसलिए ये अनकही समझ, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में दोनों के सैनिक, सर्दियों में विंटर्स में दोनों के सैनिक पहाड़ों की, जो पहाड़ मतलब कि माउंटेन के ऊपर की चौकियां हैं, पोस्ट है, उससे नीचे आ जाएंगे, और गर्मियां जैसे ही आएगी मई जून के बाद, उसके बाद वो ऊपर चले जाएंगे अपनी अपनी पोस्ट या अपनी अपनी चौकियों पर। यह अनकही समझ थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये लिखित में नहीं था लेकिन सबको पता था कि भाई सर्दियों में रह नहीं सकते। और कारगिल कैसा क्षेत्र है, कारगिल के वहां जाना जरूर एक बार। मैं घूम के आया हुआ हूँ, फोटो में एक लगा रहा हूँ अपनी, देख लेना। मैं कई बार 2-3 बार गया हुआ हूँ, और कारगिल एक बहुत सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है। और पाकिस्तान का जो इसमें प्लान था, योजना थी, वो क्या थी कि किसी तरह ये जो पाकिस्तान जो है ये बड़ा शातिर दिमाग से चल रहा था। अप्रैल 1999 में पाकिस्तान के सैनिक, देखो मार्च तक तो वहाँ बर्फ़ ही गिर रही होती है, अप्रैल तक वहाँ पिघलनी शुरू नहीं होती। तो इन्होंने क्या करा, इससे पहले कि भारत के सैनिक अपनी पहाड़ों की चौकियों पे वापस आएँ, तो अप्रैल के करीबी पाकिस्तानी सैनिक और मुजाहिदीन, देखो पाकिस्तान बड़ा झूठा देश है, ये कहता है कि मुजाहिदीनों ने भारत की चौकियों पे कब्जा किया था। लेकिन युद्ध के दौरान ये बात साबित हुई, क्योंकि कई सारे जो युद्ध के दौरान मारे गए थे पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए, उनकी जेबों में पाकिस्तानी सेना और अफसरों के आई कार्ड, पहचान पत्र पाए गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड। इसीलिए पाकिस्तानी सैनिक और मुजाहिदीनों ने कारगिल, द्रास, बटालिक, मशको, ये सारी रेंज है, एक पूरी श्रृंखला है पहाड़ों की, इनकी भारतीय चौकियों पर, इन पहाड़ों की भारतीय चौकियों पर या पोस्ट पर कब्जा कर लिया चुपचाप। क्योंकि वहां सैनिक तो थे नहीं, हमारे सैनिक वहां मई में जाते। अब इन्होंने देखा कोई नहीं, चुपचाप घुस गए। थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता, भारत ने सोचा था ये धोखा नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा देकर इन सभी पहाड़ों की या इन सभी पर्वतीय क्षेत्र की भारतीय चौकियों पर, इंडियन पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, या कब्जा कर लिया है, कब्जे में ले लिया। अब इनकी प्लानिंग क्या थी ये भी बता देता हूं। ये चाहते थे कि किसी तरह ये पूरे एक पर्वत श्रृंखला को काटकर भारत के NH मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो लेह को मनाली से जोड़ता है, इस NH1 पूरे को भारत से काट दिया जाए। अब NH1 के ऊपर अगर पूरे पे बम्बार्डिंग या बमबारी होती है तो पूरा का पूरा सियाचिन भारत से छूट जाता है, क्योंकि वो एक अकेला रास्ता है जो इस सब पूरी श्रृंखला को एक दूसरे से जोड़ता है, लेह मनाली वाला मार्ग। ये बहुत सुंदर रास्ता है। कभी आप जब बड़े हो जाएं और आपके पास अच्छा पैसा आ जाए तो ज़रूर घूम के आना। मैं भी वहाँ घूम के आया हूँ, बहुत अच्छा सुंदर
रास्ता है, इसके अंदर पहाड़, बर्फ़ बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं। अब इनका पूरा ये प्लान था कि पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत से छीन ले, और इस तरह इन्होंने कब्जा कर लिया। अब भारत की क्या कार्रवाई हुई और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ वो देखते हैं आगे। तो 12th क्लास, अब आते हैं कारगिल युद्ध या कारगिल वॉर के लास्ट पड़ाव की तरफ। भारतीय सेना को जब गर्मियों में मई का महीना स्टार्ट हुआ और वो अपनी चौकियों पे जाने के लिए तैयारी करने लगे, तो उन्होंने जाके देखा उनकी चौकियों पे तो पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको पाकिस्तान मुजाहिदीन कह रहा था वो पाकिस्तानी सेना ही थी, क्योंकि मुजाहिदीनों के पास बड़े पैमाने पर हथियार, तोपें, ये गोले कहाँ से आएंगे? ये पाकिस्तानी सेना के पास था, क्योंकि पूरा सपोर्ट उनका था। बस उन्होंने नाम लगा दिया कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी सेना नहीं है, मुजाहिदीन है जो आज़ाद कश्मीर कराने आए हैं, लेकिन ये थे पाकिस्तान के सैनिक ही। तो पाकिस्तान की इस गतिविधि का, एक्टिविटी का मई में या यूँ कह लो गर्मियों में भारत को पता चलता है। जब अच्छी खासी गर्मियाँ आ जाती है और भारत के सैनिक सोचते हैं वो आगे जाएंगे और देखते हैं उनके ऊपर गोलियाँ चल रही है आगे से, तो तब पता चलता है कि नहीं, हमारी चौकियों पर, मतलब भारत की चौकियों पर या पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया। अब इसका पता चलते ही 26 मई को भारत 1999 26 मई को सैनिक कार्रवाई या मिलिट्री एक्शन लेता है और कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है। तो कारगिल युद्ध की शुरुआत होती है 26 मई 1999 में। हालांकि इस युद्ध का कूट नेम रखा गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इस पूरे युद्ध का कोड नेम कह लो या कूट नाम रखा गया था। इस युद्ध पर पूरे विश्व की, सारे विश्व की नजर, द होल वर्ल्ड वॉज कीपिंग आई ऑन दिस वॉर। देखो, क्योंकि ये युद्ध भले ही कारगिल में लड़ा जा रहा था और पाकिस्तान कह रहा था नहीं वो तो मुजाहिदीन है, लेकिन सबको पता था कि इनडायरेक्टली ये युद्ध दो देशों में लड़ा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान, और कभी भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। और अब दोनों ही देश परमाणु शक्ति है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कारगिल से शुरू हुआ युद्ध है ये वास्तविक बड़े युद्ध में, एक रियल बिग वॉर में बदल जाए और दोनों देशों के युद्ध, दोनों देशों के बीच, उन दोनों के बिटवीन एक का न्यूक्लियर वॉर या परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। और 26 जुलाई 1999 तक, इतने ही दिनों में भारत ने अपनी सभी चौकियों पर, इन पहाड़ों पर कब्जा कर लिया और ऑपरेशन विजय को भारत सरकार ने पूरी तरह से सफल घोषित या अनाउंस या डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान में इस युद्ध में हार की वजह से गड़बड़ होती है। वहां के सैनिक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किस पर? अपनी ही सरकार, नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कि नहीं, नवाज शरीफ ने हमारा सपोर्ट नहीं किया वरना हम कारगिल और सियाचिन जीत जाते। और इसका फ़ायदा उठाकर 2001 में वो तख्ता पलट कर देते हैं। कौन सी सरकार का? नवाज शरीफ की सरकार का, और वहाँ फिर से सैनिक तानाशाही आ जाती है। तो ये है 12th क्लास आपके सामने, कारगिल वॉर या भारत पाकिस्तान के 4 युद्ध, और ये बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको ये सारे वॉर्स और इनकी सिचुएशंस पूरी समझ में, परिस्थितियाँ समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।